डार्विनिज्म, ठीक है, एंड द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट हिज थ्योरी। अच्छा, होता क्या है, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं ऑब्जेक्शंस को ना, या तो आपको सीक्वेंस याद नहीं रहता या फिर आप कोई ना कोई एक ऑब्जेक्शन उसको भूल जाते हैं। बुलेट फॉर्म में कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब आपकी मिस ने याद करे थे, मिस भी भूल जाती थी, अनटिल एंड अनलेस अगर आपका रट्टा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नंबर 1 बेटा, जो चीज़ इन्होंने बताई थी उसके आगे टिक करती जाऊंगी, जो नहीं बताई थी उसके आगे क्रॉस करती जाऊंगी। तो इन्होंने क्या नहीं बताया था, नंबर 1, ये डिफरेंस नहीं बता सके थे, किसके दरमियान डिफरेंस नहीं बता सके थे, डिफरेंस बिटवीन हेरिटेबल एंड नॉन हेरिटेबल वेरिएशंस। ठीक है जी। उसके बाद बेटा सेकंड इन्होंने क्या नहीं बताया था, इन्होंने मेजर वेरिएशंस की बात नहीं की थी। ठीक है, इसको क्रॉस कर रही हूँ जिसकी बात इन्होंने नहीं की, या बाद में क्रॉस कर दूंगी, पहले सारे नोट कर देती हूँ यहाँ पर। अच्छा जी, इन्होंने मेजर वेरिएशंस के बारे में नहीं बताया था। इसके अलावा बेटा इन्होंने नहीं बताया था कॉज ऑफ वेरिएशंस के बारे में। इसके अलावा इन्होंने नहीं बताया था न्यूट्रल वेरिएशंस के बारे में। और ये क्या नहीं बता सके थे, इन्होंने वेस्टिजियल ऑर्गन्स, इनके बारे में भी कुछ नहीं बताया। इसके अलावा ये बार बार बात कर रहे थे प्रिजर्वेशन ऑफ वेरिएशंस, प्रिजर्वेशन ऑफ वेरिएशंस, बट इन्होंने क्या नहीं बताया, इन्होंने नहीं बताया ओरिजिन ऑफ वेरिएशन। और इसी से रेलिवेंट है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इन द लास्ट ऑब्जेक्शन, दैट इज दी, ये बार बार बात कर रहे हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का तो बोल रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि ये फिटेस्ट आया कहाँ से, अराइवल ऑफ फिटेस्ट, इसकी बात नहीं कर रहे। अब मैं क्रॉस करती जाती हूँ जिसकी बात इन्होंने नहीं की थी, और थोड़ा थोड़ा इलेबोरेट करती जाती हूँ। बेटा इन्होंने बताया वेरिएशन होती हैं, ठीक है, वेरिएशन फेवरेबल होती हैं या अनफेवरेबल होती हैं, यानी ये कह रहे हैं पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं और नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं। लेकिन ये जो वेरिएशन होती हैं, इनमें से कौन सी वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होंगी और कौन सी नहीं होंगी, ये नहीं बता सके। बात तो कर रहे हैं 2 तरह की वेरिएशन की, लेकिन कौन सी वाली जनरेशन के अंदर, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट होंगी, इन्होंने ये नहीं बताया। ठीक है जी। तो हेरिटेबल कौन सी और नॉन हेरिटेबल कौन सी है, ये नहीं बता सके थे, इसलिए क्रॉस कर दिया मैंने इसको। फिर मेजर वेरिएशन, मेजर वेरिएशन का मतलब क्या है, इन्होंने म्यूटेशन का जिक्र ही नहीं करा। म्यूटेशन अचानक से तब्दीली हो जाती है और एवोल्यूशन के लिए बहुत स्पेसिफिक तब्दीली होती है, एवोल्यूशन के लिए बहुत काउंटेबल तब्दीली होती है, तो इन्होंने इसके बारे में भी जिक्र नहीं करा। फिर कॉज ऑफ वेरिएशन, ये बोल रहे तब्दीलियां होती हैं, किसी के अंदर फेवरेबल वेरिएशन है, किसी के अंदर अनफेवरेबल वेरिएशन है, लेकिन ये जो वेरिएशन है इसकी बेसिक कॉज क्या है, इसकी रूट कॉज क्या है, इन्होंने ये भी नहीं बताया। ठीक है, ज्यादातर चीजें नहीं बताई। फिर उसके बाद न्यूट्रल वेरिएशन, ये बोल रहे हैं फेवरेबल होती हैं, अनफेवरेबल होती हैं, न्यूट्रल भी तो होती हैं। ऐसा तो नहीं होता कि हम सब एक दूसरे से जो वेरी करते हैं वो सिर्फ हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव खुसूसियात की बिना पर करते हैं। हमारे अंदर और भी बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं जो कॉमन होते हैं,
जो किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग के अंदर भी होंगे, हमारे अंदर भी होंगे, और वो जो खुसूसियात होंगी वो न्यूट्रल होंगी। तो न्यूट्रल वेरिएशन या न्यूट्रल ट्रेट्स की, प्रॉपर्टीज की ये बात नहीं कर रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद वेस्टिजियल ऑर्गन का इन्होंने कुछ नहीं बताया, बार बार वेरिएशन की बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिटेल देना चाहिए था वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में। जैसे लमार्क ने कहा कि ऑर्गन अगर यूज होता रहेगा तो वो फंक्शनल रहेगा, और अगर वो यूज नहीं होगा तो वो कैसा हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। लेकिन इनकी थ्योरी तो ऐसा कुछ अकाउंट दे ही नहीं रही, वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में कोई ऑथेंटिक प्रूफ दे ही नहीं रही कि आया ये क्यों मौजूद है। अगर ये फंक्शन लेस है तो इनका खत्म होना जरूरी है, ठीक है। तो इस बारे में बताने में ये नाकाम रहे थे, ये भी नहीं बताया। फिर उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास पॉजिटिव ट्रेट्स होंगे किसी भी इंडिविजुअल के पास तो वो क्या हो जाएंगे, वो सेफ हो जाएंगे, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन ये पॉजिटिव ट्रेट्स आएंगे कहाँ से, हम तब्दीली करेंगे ना, हम एडाप्ट करेंगे, माहौल के मुताबिक अपने आप को एडाप्ट करेंगे, जब भी तो हमारे पास फेवरेबल वेरिएशन आएंगी, जब भी तो हमारे पास फेवरेबल ट्रेट्स आएंगे। तो ये बता ही नहीं रहा है कि ओरिजिन कहाँ से हो रहे हैं इन फेवरेबल ट्रेट्स का या फेवरेबल वेरिएशन का, तो इन्होंने ये नहीं बताया। बस कंटिन्यूस किसकी बात कर रहे हैं, प्रिजर्व हो जाएंगी, प्रिजर्व हो जाएंगी, पॉजिटिव खुसूसियात होंगी, नेचर उनको सेलेक्ट करेगी और वो नई जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगी, ठीक है। दूसरी चीज अगेन वही पॉइंट है कि ये कह रहे हैं अगर इंडिविजुअल, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म वो फिटेस्ट होगा तो सरवाइव करेगा एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल कंडीशन में। लेकिन ये फिटेस्ट इंडिविजुअल के सर्वाइवल की बात करें, वो आएगा कहाँ से, एडेप्टेशन करेगा तो आएगा ना। तो कुछ पॉइंट लमार्क के ठीक थे, कुछ पॉइंट जो है वो जर्मप्लाज्म थ्योरी के ठीक थे, हर थ्योरी के कुछ ना कुछ पॉइंट ठीक थे। लेकिन सबसे ऑथेंटिक, सबसे फेमस और सक्सेसफुल थ्योरी कौन सी थी जो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। सिर्फ आपने ये पॉइंट जो है इनको जहन में रखना है, ये नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। और ये आपने रट्टा लगाना है, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो आप इसको अच्छे से रट लेंगे। आपका रट्टा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और 7 ऑब्जेक्शंस थे जो रेस किए गए थे, जल्दी से ऐसे कैप्चर कीजिएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे डी व्राइस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या डे व्रीज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो आप प्रोनाउंस करें। टू 507 बेटा, आज बहुत सारे टॉपिक्स को मैंने कवर करना है, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ये चैप्टर एंड हो रहा होगा इंशाल्लाह। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी करेंगे और जो आपने पूछना है मैं वो भी बता दूंगी, ठीक है। अभी अगर क्वेश्चंस देखने में लगूंगी तो हमारा टाइम जो है वो थोड़ा सा वेस्ट हो जाएगा, तो मुझे टाइम थोड़ा सा सेव करना है, ठीक है। 2507, ठीक है बेटा, मैं नोट कर लेती हूँ, मैं बिल्कुल बता दूंगी, नोट कर लें 2507, ठीक है। होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो कैप्चर कर लीजिए एसएस को, ताकि हम जल्दी से आगे कंटिन्यू कर लें डी व्राइस थ्योरी। ऑब्जेक्शन ऑफ वेजमेंट हमने इसलिए नहीं करे क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। जो चीज सिलेबस का पार्ट नहीं है उसको इसलिए हम डिस्कस भी नहीं कर रहे। थोड़ा बहुत अगर कहीं एडिशनल होता है तो डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि बेटा ऑलरेडी बहुत एक्सपेंड हो रहा है, इलेबोरेट करना बहुत ज़्यादा पड़ जाता है फिर, ठीक है। तो हम सिर्फ सिलेबस तक कन्फाइन करेंगे। यू आर डन विद इट, सो आई एम गोइंग टू इरेज द बोर्ड। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लास्ट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, दैट इज दी किस चीज का, अच्छा, ऑब्जेक्शन का सीक्वेंस अगर आगे पीछे हो जाए तो बेटा डजंट मैटर, कोई मसला नहीं है, याद सारे होने चाहिए। सीक्वेंस तो आपको एग्जाम में भी आगे पीछे करके दे सकते हैं। क्वेश्चन आएगा बिल्कुल डायरेक्ट, which one of the following is not the objection raised against the Darwinism?
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट द डार्विनिज्म। तो इसमें कोई एक ऑब्जेक्शन कौन सा दिया हुआ होगा, लामार्किज्म वाला दिया हुआ होगा, इसलिए सारे पोस्टुलेट्स सारे ऑब्जेक्शंस याद होने चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद है फोर्थ थ्योरी, दैट इज दी De Vries, or you may say De Vries, it's up to you, theory of evolution, ठीक है, and this is the most appropriate, most authentic and famous theory of evolution. ठीक है, and this theory is also known as theory of म्यूटेशन। इस थ्योरी को हम और क्या भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। आपकी बुक में इसका ईयर नहीं दिया हुआ, किस ईयर में इसको प्रेजेंट किया गया था, तो ये याद रख लीजिएगा 1901 में। 19th सेंचुरी का जो सबसे पहला ईयर था उसके अंदर प्रेजेंट किया गया म्यूटेशन थ्योरी को, ठीक है। अच्छा, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इस थ्योरी का लमार्क के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन है। अब आपकी बुक में तो नहीं दिया हुआ, हम जब पढ़ते हैं ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर तो हम कनेक्शन के साथ याद करते हैं। लमार्क ने अपना काम स्टार्ट करा था 1801 में, ठीक है। उसके 100 साल के बाद जब उन्होंने काम स्टार्ट करा, उसके 100 साल के बाद कौन सी थ्योरी आई थी, म्यूटेशन थ्योरी। लेकिन उन्होंने अपने काम को पब्लिश कब करा था, 1809 में, ठीक है। स्टार्ट करा था 1801 में और पब्लिश करा था 1809 में। तो आप ऐसे याद रखिएगा, लमार्क 1809, 50 इयर्स के बाद डार्विनिज्म, और उसके बाद 1901, 19th सेंचुरी का फर्स्ट ईयर, उसमें कौन काम कर रहे हैं, डी व्राइस। अच्छा, इनकी थ्योरी का मेन स्टेटमेंट आपने ये याद रखना है। तो हम करते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरी। वैसे तो बहुत सारे पोस्टुलेट थे, अगेन वही बात, क्योंकि बेटा सिलेबस का पार्ट नहीं है इसलिए सारे पोस्टुलेट्स यहाँ पर नहीं लिखूंगी, सिर्फ मेन पोस्टुलेट लिख रही हूं, दैट इज म्यूटेशन और म्यूटेशंस। म्यूटेशंस आर रॉ मटेरियल, mutations are raw material for evolution। ये इनकी थ्योरी का मेन पोस्टुलेट था, मेन पॉइंट था। इनकी सारी थ्योरी बेस्ड कर रही है म्यूटेशन के ऊपर। इससे पहले जो भी काम हुआ उसमें म्यूटेशन का कोई काम नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें सुन लीजिए ताकि अगर कभी इस तरह का कुछ आ जाए तो आपके जहन में हो, ठीक है। आपके सिलेबस में नहीं है, एक दो पॉइंट के अलावा। बेटा, म्यूटेशन थ्योरी जो डी व्राइस ने दी है, डी व्राइस एक्चुअली जो मेंडल का वर्क था उसको रीडिस्कवर कर रहे थे, मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर कर रहे थे। आज आप जितने भी मेंडल के लॉस पढ़ते हैं, जितना भी आप जेनेटिक्स में काम हुआ है मेंडल का वो पढ़ते हैं, उनको उनकी जिंदगी के अंदर नहीं अप्रिशिएट करा गया, ठीक है। जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद उनके काम को रीडिस्कवर किया गया तो पता चला हाँ ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। आपको सर हमजा पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, आपने चेकर बोर्ड से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाना सीखे होंगे, या फर्स्ट लॉ या सेकेंड लॉ। तो बेसिकली ये उन साइंटिस्ट में से एक थे जिन्होंने मेंडल के लॉ को डिस्कवर किया था, सॉरी मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर करा था। और इसके अलावा बेटा इन्होंने उसी प्लांट के ऊपर काम करा था जिसके ऊपर लमार्क काम कर रहे थे, और वो प्लांट था कौन सा, इवनिंग प्राइम रोज। उसका नाम आपने याद रखना है, मैंने उसको स्लाइड में दिया हुआ है, सिर्फ इतना याद रखना है आपने, ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने म्यूटेशन के रोल को डिस्कवर किया। मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर करा, लिख देती हूँ यहाँ पर, रीडिस्कवर करा था किसको, रीडिस्कवर करा था इन्होंने मेंडेलियन वर्क को।
ठीक है। और इन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी? इन्होंने डिस्कवर करा था रोल ऑफ म्यूटेशन, या फाइंड आउट किया था रोल ऑफ म्यूटेशन। ये चीजें आपने खास तौर से जहन में रखनी है। और जिस प्लांट के ऊपर काम कर रहे थे वो था इवनिंग प्राइम रोज, ठीक है, जिसका नाम है ओइनोथेरा लामार्कियाना। वो आपको मिल जाएगा स्लाइड में, ठीक है। अब दूसरी चीज आपने क्या याद रखनी है, इससे पहले वेरिएशन की बात हो रही थी, डार्विन वेरिएशन की बात कर रहे थे और दो तरह की वेरिएशन की बात कर रहे थे। कौन कौन सी वेरिएशन? वो कह रहे हैं फेवरेबल वेरिएशन होती हैं या अनफेवरेबल वेरिएशन होती हैं। ये भी वेरिएशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये ब्रॉड कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो ब्रॉड कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या कहा, यहाँ गौर से सुनिएगा इस पॉइंट को। वेरिएशंस, अगर हम इसको ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो वेरिएशन बेटा दो तरह की मिलेंगी। एक होती हैं माइनर वेरिएशंस और एक होती हैं मेजर वेरिएशंस। ठीक है बेटा, माइनर वेरिएशंस आर दोज वेरिएशंस विच वर डिस्कस्ड बाय डार्विन, ठीक है। डार्विन ने जिन वेरिएशन की बात की थी ना, वो एक्चुअली बात कर रहे थे माइनर वेरिएशन की। एंड दीज माइनर वेरिएशंस आर एक्चुअली नन अदर देन फ्लक्चुएशन। ये क्या होती हैं? ये होती हैं फ्लक्चुएशन। और से सुनिएगा, डार्विन बात कर रहे हैं माइनर वेरिएशन की। ब्रॉड कैटेगरीज में अगर आप इसको डिस्क्राइब करें तो माइनर वेरिएशन और मेजर वेरिएशन। फिर माइनर की टाइप होती है फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, ठीक है। तो डार्विन ने तो बात की थी इनकी, और डार्विन क्या कह रहे हैं कि इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से, माहौल में होने वाली तब्दीली की वजह से जो भी वेरिएशन आएगी उसको आप कहेंगे फ्लक्चुएशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी पॉपुलेशन में आपको हाइट में कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन नजर आती है। किसी की हाइट जो है वो 4'8" है, किसी की 5 है, 5'2" है, 5'4" है, 5'8" है और 6 है, ठीक है। तो ये क्या है? ये कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन है। दिस इज व्हाट, दिस इज द माइनर वेरिएशन। और डिवाइस किसकी बात कर रहे हैं? मेजर वेरिएशन की। ये कह रहे हैं सडन स्पॉन्टेनियस चेंज। अगर आपको याद हो, हमने जब चैप्टर स्टार्ट करा था तो मैंने आपको वहां बताया था आप दो तरह की तब्दीली पढ़ते हैं बायो के अंदर। एक होता है ग्रेजुअल चेंज, जो बहुत स्लो स्लो आता है, इवोल्यूशन। ग्रेजुअल स्लो चेंज होगा तो इवोल्यूशन है। और स्पॉन्टेनियस रैपिड चेंज होगा, रैंडम चेंज होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? मेजर वेरिएशन और म्यूटेशन। तो स्पॉन्टेनियस जो भी चेंज आएगा, जो भी बहुत रैपिड होगा, उसको हम कहेंगे म्यूटेशन। तो डी व्रीज बात कर रहे थे किसकी? ये बात कर रहे थे म्यूटेशन की। और म्यूटेशन के बारे में इन्होंने कुछ और पोस्टुलेट्स दिए थे। इन्होंने क्या क्या कहा था? इन्होंने कहा भाई म्यूटेशन होती हैं अनप्रिडिक्टेबल। म्यूटेशंस होती हैं अनप्रिडिक्टेबल। इसका मतलब क्या है? दे आर रैंडम इन डायरेक्शन। ये होती हैं रैंडम या फिर नॉन डायरेक्शनल। इनकी आप कोई खास सिम का तयन नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इस खास डायरेक्शन में ये तब्दीली होगी। एंड दीज आर कॉज ऑफ परमानेंट रेशियल चेंजेस। इसकी वजह से आपको मिलते हैं परमानेंट चेंजेस। परमानेंट चेंजेस इन व्हाट? परमानेंट चेंजेस इन रेसेस। नस्लों के अंदर जो आपको बड़ी वाज़ेह तब्दीली नजर आती है, वो किस वजह से नजर आती है? म्यूटेशन की वजह से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे क्या कह रही हूँ, ये नॉन डायरेक्शनल है। एक और चीज आपने याद रखनी है, इन्होंने ये भी कहा था, ये जो मेजर वेरिएशंस हैं, यहां लिख रही हूं, दीज आर नॉन ग्रेजुअल and these are discontinuous.
ठीक है, ये पॉइंट्स भी किसके बारे में हैं, ये पॉइंट्स भी हैं मेजर वेरिएशंस के बारे में। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, अगर नॉन ग्रेजुअल, ग्रेजुअल नहीं आ रहा, कंटिन्यू नहीं आ रहा चेंज, अचानक से एक चेंज आ गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सिंड्रोम पढ़े हुए हैं। ठीक है, म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन इज द चेंज इन क्रोमोसोमल नंबर, आपने क्रोमोसोमल एबरेशन पढ़ा होगा, चेंज इन क्रोमोसोमल नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड क्रोमोसोम शेप। ठीक है, तो उसको भी आप क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। और 3 सिंड्रोम आपको समझाने पढ़ाए होंगे सेल साइकिल में, लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम। तो बेटा जब ये वाले इंडिविजुअल आपको अपनी पॉपुलेशन में नजर आते हैं तो आपको अचानक से एक चेंज नजर आता है, बड़ी वाज़ेह तब्दीली नजर आती है और आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ऑब्वियस चेंज होता है, वो चेंज जो बहुत ऑब्वियस हो और आपको सडन मिले, सडन जो चेंज हो उसको आप क्या कहेंगे, मेजर वेरिएशन। ठीक है, और इसी की वजह से क्या होता है, नई नस्लों के अंदर आपको परमानेंट चेंजेस मिलते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सारे पॉइंट यहाँ पर इनलिस्ट कर दिए। ठीक, यहां तक चीज क्लियर है। अनप्रिडिक्टेबल कैसे हैं, आप ये तो नहीं कह सकते कि नया आने वाला जो बेबी है उसके अंदर लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा, उसके अंदर डाउन सिंड्रोम होगा, खुदा ना खास्ता, तो आप प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है। या आप ये नहीं कह सकते कि ये इंडिविजुअल अभी खड़ा हुआ है, अगले 5 साल के बाद इसको कैंसर हो जाएगा या अगले 2 साल के बाद इसको ट्यूमर हो जाएगा, क्या ये प्रिडिक्टेबल है, नहीं प्रिडिक्टेबल है। और कार्सिनोजेनिक सेल्स की फॉर्मेशन, ट्यूमर सेल्स की फॉर्मेशन, ये क्या है, ये म्यूटेशन ही तो है। अगर आपकी सराउंडिंग में रेडिएशंस हैं या कुछ इस तरह की चीजें हैं जो कार्सिनोजेनिक सेल्स को फॉर्म कर रही हैं, ठीक है, आयोनाइजेशन रेडिएशंस, तो बेटा वो क्या है, वो तो अनप्रिडिक्टेबल हो गया ना। म्यूटेशन हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होती है। ठीक है, जबकि आप इसकी बात करें माइनर वेरिएशंस की, तो इनको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। माइनर वेरिएशन कैसी होती है, प्रिडिक्टेबल होती है, क्योंकि ये कैसी होती है, ये होती है कंटिन्यूस। वहां लिखा हुआ है ना नॉन ग्रेजुअल डिसकंटिन्यूस, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, दीज आर कंटिन्यूस। अगर कंटिन्यूस आपको चेंज नजर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल हाइट के अंदर, तो वो क्या है, माइनर वेरिएशन। जैसे 9th क्लास में आपने एक एग्जाम्पल पढ़ी होगी, बल्कि आपने बॉटनी के प्रैक्टिकल में भी एक्सपेरिमेंट करा होगा, टंग रोलिंग। तो बेटा ये जो टंग रोलिंग है, आपकी पॉपुलेशन में हार्डली 10 इंडिविजुअल होंगे या 8 इंडिविजुअल होंगे जो अपनी टंग को रोल कर सकते हैं, हर कोई अपनी टंग को रोल नहीं कर सकता। तो अचानक से होने वाली बड़ी ड्रास्टिक चेंज है, वास्ट वेरिएशन है। ठीक है, और सडन वेरिएशन है, तो वो किसके अंदर आ जाएगी, मेजर वेरिएशन के अंदर। मेजर वेरिएशन हमेशा नॉन डायरेक्शनल अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, इस पॉइंट को जहन में बिठा लें। अनप्रिडिक्टेबल है, नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है, इसके अलावा कैसी है, नॉन ग्रेजुअल है और डिसकंटिन्यूस है। और इन्हीं वेरिएशंस की वजह से नई स्पीशीज बनती हैं, जो भी न्यू जनरेशन बनती हैं, न्यू रेसेस बनती हैं, जनरेशन तो नहीं, न्यू रेसेस बनती हैं और न्यू स्पीशीज बनती हैं, वो इसकी वजह से बनती हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो हो गई चीजें क्लियर। उसके बाद फिर आपके साथ स्लाइड शेयर करते हैं, स्लाइड शेयर कीजिएगा, छोड़ दो उसको। बेटा आपके पास स्लाइड शो हो रही है, एक मिनट पहले बोर्ड का स्क्रीनशॉट दें तो। बोर्ड का स्क्रीनशॉट, बेटा सबसे पहले तो आप बोर्ड का एसेस कैप्चर कीजिए, जितनी समझाने वाली चीजें थी वो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दी हैं। ठीक है, जितनी समझाने वाली चीजें थी वो मैंने बोर्ड पर लिख दी हैं, इसका एसेस कैप्चर कर लीजिएगा। और उसके बाद बाकी सारी चीजें मैं आपको स्लाइड शेयर करके वहां से समझाऊंगी, ताकि टाइम जो है वो सेव हो सके। और एज सच ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो बहुत ड्राई सा टॉपिक है, सिर्फ आपने उसका रट्टा लगाना होता है और कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है,
बेटा आप ऐसे कैप्चर करेंगे, उसको जूम इन कर लीजिएगा तो आपको हर कॉर्नर पे लिखी हुई चीज इजीली रीडेबल हो जाएगी। ऐसे कैप्चर करें, उसको जूम इन करें, जूम इन करेंगे तो हर चीज रीडेबल होगी। और जो चीज मैं लिख रही होती हूँ वो चीज मैं बारहा बोल भी रही होती हूँ कि मैंने क्या लिखा है। चलो लेना दूसरी चीज। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया। अब आपको स्लाइड शेयर करते हैं और वहां से मैं चीजें बताऊंगी। जितनी भी डिवरीज थ्योरी के अंदर समझाने वाली चीजें थी और एडिशनल चीजें थी वो मैंने सारी यहाँ लिख दी हैं और कंपेयर भी कर दिया उसको डार्विन की वेरिएशन के साथ। ठीक है बेटा, आपको स्लाइड शो हो रही है। पहली फुर्सत में आपने स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है हर स्लाइड का, क्योंकि बाद में रीशेयर नहीं कर सकेंगे। टाइम ऑलरेडी बहुत कम है, लिमिटेड टाइम है हमारे पास लेक्चर में। तो आपने साथ साथ स्क्रीनशॉट कैप्चर करते जाना है हर स्लाइड का। डिवाइस मैंने आपको समझा दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बेटा ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है म्यूटेशन प्रोवाइड्स रॉ रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन है, ठीक है, वो टाइपिंग एरर है। रॉ मटेरियल, म्यूटेशंस प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, ये स्टेटमेंट था, खास तौर से याद रखना है। और बाकी जितने पॉइंट्स हैं इनको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह से करके भी एमसीक्यू आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट related to, which one of the following statement is not related to de Vries theory of mutation। तो आपको ये सारे पॉइंट पोस्टुलेट्स याद होने चाहिए। और डी व्राइस का पूरा नाम याद होना चाहिए, ह्यूगो डी व्राइस या एच डी व्राइस। नेक्स्ट स्लाइड शो करते हैं। इसका सबसे पहले कीजिएगा स्क्रीनशॉट कैप्चर। इवनिंग प्राइमरोज वॉज द प्लांट, वॉज द फ्लावर, फूल था इवनिंग प्राइमरोज, जिसके ऊपर लमार्क ने भी काम किया था। ओइनोथेरा लमार्कियाना, उसका नाम भी यही रखा हुआ है, ओइनोथेरा लमार्कियाना, इवनिंग प्राइमरोज। ठीक है बेटा, अच्छा मैं आपको यहां से समझा रही हूँ एविडेंसेस, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। होप सो आपने ये वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया होगा, इसको जूम इन भी कर दिया है। यहाँ देखिएगा, फर्स्ट एविडेंसेस आर फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर के अंदर स्टडी ऑफ फॉसिल्स, इधर वो प्लांट फॉसिल्स हो या फिर एनिमल फॉसिल्स हो। तो एविडेंसेस के मीनिंग क्या होते हैं? प्रूफ। ठीक है, प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी। अब पैलियोंटोलॉजी में क्योंकि हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, यहाँ देखिएगा पैलियोंटोलॉजिस्ट में हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक। क्या कह रहे हैं 2425?
ठीक है, अच्छा बेटा ये देखिएगा बेटा, मैंने पहले ही कहा, गौर से सुने मेरी बात को, हर थ्योरी का ऑब्जेक्शन आपको नहीं बताऊंगी, जितना आपके सिलेबस में है सिर्फ वही बताऊंगी, सिलेबस से हटकर आपको कुछ नहीं बताऊंगी। यू आर नॉट रिसर्चर्स, अगर आप रिसर्चर्स होते तो आप यहाँ नहीं होते, ठीक है। आई नो कि आप लोग की टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है, यू आर गुड एट इन चैट, लेकिन इसका बिल्कुल हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप कंटिन्यूस वो क्वेश्चंस पूछे चले जाएं जिनका मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। मैंने पहले ही कहा वो ऑब्जेक्शंस बताऊंगी जो आपके सिलेबस का पार्ट है। आप अपना सिलेबस ही पढ़ लेना, आपके लिए वही इनफ है। सिलेबस पढ़ लें, बाकी तो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, टू दी पॉइंट क्वेश्चंस करेंगे तो मैं उसका आंसर करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पढ़नी है। अच्छा बेटा यहाँ देखिएगा, यहाँ पर फॉसिल्स अकॉर्डिंग टू योर बुक, फॉसिल्स की डेफिनेशन क्या, फॉसिल्स की डेफिनेशन क्या है, ट्रेसेस ऑफ लाइफ फ्रॉम पास्ट, ठीक है। लेकिन बेटा अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो व्हाट आर फॉसिल्स, दीज आर द रिमेन्स और इम्प्रेशन, दीज आर द रिमेन्स और इम्प्रेशन। अगर आप लिखना चाहें तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा, remains और impression of prehistoric living organism, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो जो बहुत रिमोट पास्ट में कभी अलाइव थे, उनके जितने भी रिमेन्स हैं, बाकियात हैं, या अगर हमें उनके फुटप्रिंट्स मिलते हैं, इम्प्रेशन मिलते हैं, तो उससे हम बायोलॉजी को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, एनिमल्स या प्लांट की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फॉसिल्स को क्यों स्टडी करा जाता है, ये पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा, इससे हम बायोलॉजी को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं या हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। आवाज के ऊपर खास तौर से तवज्जो दीजिएगा, ठीक है। फॉसिल से हम हिस्ट्री को या बायोलॉजी को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके बाद फिर बेटा नेक्स्ट देखिएगा, डेफिनेशन मैंने आपको एक और बता दी है, रिमेन्स एंड इम्प्रेशंस ऑफ प्री हिस्टोरिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, रिमेन्स एंड इम्प्रेशंस ऑफ प्री हिस्टोरिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसके बाद बेटा देखिएगा, फॉसिल्स की जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए, आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। एवोल्यूशन के लिए एक बहुत सॉलिड लिंक प्रोवाइड करता है बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। आपको आर्की बैक्टीरिया पढ़ाया था और वहां बताया था आर्की की टर्म आप जहां कहीं पर भी पढ़ेंगे, आर्की के मीनिंग होते हैं एंशियंट, ओल्ड, तो यहाँ पर भी आर्की के मीनिंग है ओल्ड और टेरिक्स के मीनिंग है विंग्स, ओल्ड विंग, ठीक है, बहुत पुराना पर या बहुत पुराना कदीम विंग। अब ये किसके दरमियान कनेक्टिंग लिंक है, बर्ड एंड रेप्टाइल के दरमियान। इसको कहाँ डिस्कवर करा गया था, इसको जर्मनी के शहर बवेरिया में डिस्कवर किया गया था। किस ईयर में किया गया था आपने ये भी याद रखना है, और कितना टाइम पहले मिलता था, 150 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इसमें बर्ड्स और रेप्टाइल्स वाले हैं, इसको मुझे ड्रैग करना है। ठीक है, अब यहां देखिएगा बर्ड और रेप्टाइल के कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। बर्ड्स के जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर मिलते हैं, इसकी बॉडी जो है वो पिजन साइज की थी या क्रो साइज की थी, स्पिंडल शेप बॉडी, आपने पढ़ा होगा एनिमीलिया के अंदर बर्ड्स की बॉडी होती है स्पिंडल शेप बॉडी। बर्ड की बॉडी होती है स्पिंडल शेप बॉडी। इसके अलावा बर्ड में आपको माउथ में मिलती है, जॉस की जगह होते हैं बीक, ठीक है, जॉस नहीं होते, उसकी जगह मिलेंगे आपको बीक। इसके अलावा 4 लिम्स मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स के अंदर और बॉडी कवर्ड होती है फेदर्स के साथ। तो आपको बर्ड्स वाले सारे कैरेक्टर्स याद होने चाहिए, जो बर्ड्स के कॉमन कैरेक्टर्स आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर मौजूद थे। और फिर कौन से रेप्टिलियन कैरेक्टर थे। अब बर्ड में बेटा टेल होती है, लेकिन टेल में वर्टिब्री नहीं होते, सिर्फ टेल फेदर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो एलिगेटर की तरह की टेल थी, या आप कह लीजिए लिजर्ड लाइक, जाइंट लिजर्ड लाइक टेल थी, और उस टेल के अंदर 20 वर्टिब्रीज मौजूद थे।
फिर उसके बाद बर्ड में बीक होती है लेकिन टूथलेस बीक होती है, तो यहाँ पर टीथ बेयरिंग बीक थी, ठीक है। ये रेप्टाइल वाला करेक्टर है। और ये टीथ क्यों मौजूद थे? क्योंकि ये इंसेक्टिवोर एनिमल था, ये प्रे को कैप्चर करता था, अपने शिकार को पकड़ता था इन टीथ की मदद से, या स्मॉल इंसेक्ट्स को कैप्चर करता था। फिर एक और चीज देखिएगा, विंग्स। तो विंग्स तो बर्ड्स में होते हैं, लेकिन विंग्स के एंटीरियर एंड के ऊपर आपको मूवेबल फिंगर्स नहीं मिलेंगी। यहाँ पर मूवेबल फिंगर्स थी और पूरा क्लॉ मौजूद था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख लीजिए, ये आपको मिल रही है बीक, और बीक के अंदर आपको मिल रहे हैं इंसेक्टिवोर टीथ, ठीक है। इसके बाद आपको ये विंग मिल रहे हैं, लेकिन विंग के एंटीरियर एंड के ऊपर आपको क्या मिल रहा है? क्लॉड फिंगर्स मिल रही हैं, ठीक है। तो इसमें रेप्टाइल वाला करेक्टर भी आ गया, बर्ड वाला करेक्टर भी। फिर बर्ड में आपको बॉडी के ऊपर या टेल के ऊपर मिलते हैं टेल फेदर्स। इसमें टेल फेदर्स तो मौजूद हैं, लेकिन ये इतनी इलोंगेटेड जो इसकी टेल है, इसमें वर्टिब्राज मौजूद हैं, वर्टिब्रीज आर प्रेजेंट। और बॉडी आप देखें, बॉडी आपको देखकर कैसी लग रही है? स्पिंडल शेप। ये वाली शेप है, दिस वन इज द स्पिंडल शेप बॉडी, ठीक है। सो दिस इज द कनेक्ट, सो दिस इज द कनेक्ट। बेटा सबसे पहले स्क्रीनशॉट कैप्चर कीजिएगा, सबसे पहले एसएस कैप्चर कीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको समझाती हूँ एविडेंसेस फ्रॉम क्लासिफिकेशन। नहीं, लेंस साइज याद नहीं करना, वो आपको क्योंकि डायग्राम दी है, पिक्चर वहां पर ली है, उसको इंसर्ट किया है, तो उसमें लेंथ भी लिखी हुई है, लेकिन आपने सिलेबस को फॉलो करना है, और सिलेबस में लेंथ आपके नहीं दी हुई, ठीक है। यार आपने याद रखना है। और इसके अलावा आपने कितने मिलियन ईयर्स पहले मिलता था? 150 मिलियन ईयर्स अगो। हसन, नो इट इज नॉट अलाउड, सो आपको स्क्रीनशॉट ही लेना होगा। बनाती तो मैं आप लोगों के लिए ही हूँ, लेकिन ड्यू टू सम रीजन हमें कुछ चीजें फॉलो करनी होती हैं, ठीक है हसन। 2408 एग्जैक्टली ईयर्स आते हैं, सम टाइम ईयर्स आर इम्पॉर्टेंट, कि जहां मैं बता रही होती हूँ वहां इंपॉर्टेंट होता है। 2525 2408, फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझे यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखिएगा बेटा क्लासिफिकेशन, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन, रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। आप देखिएगा टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी क्या है? इज द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, और साइंस और बायोलॉजी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड साइंटिफिक नेमिंग, ठीक है। अब टेक्सोनॉमी में जो हम ग्रुपिंग करते हैं, आवाज के ऊपर ध्यान दीजिएगा, टेक्सोनॉमी में जो हम ग्रुपिंग करते हैं या एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं इनटू डिफरेंट स्पीशीज, देन ग्रुप्ड इनटू जेनेरा, देन इनटू फैमिलीज, तो बेटा वो करते हैं हम कॉमन कैरेक्टर की बेसिस के ऊपर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बज़ाहिर जो आपको कॉमन कैरेक्टर्स नजर आते हैं, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, तो बेटा बज़ाहिर जितने भी कॉमन कैरेक्टर्स हैं, फिजिकल फीचर्स हैं, वो क्या है? वो मॉर्फोलॉजिकल कॉमन कैरेक्टर्स हैं। बज़ाहिर के लिए आप कौन सी टर्म यूज करते हैं? मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, तो फॉर्म के अंदर आपको कॉमन कैरेक्टर्स नजर आते हैं, उस बेस के ऊपर आप करते हैं क्लासिफिकेशन। तो ये जो डिफरेंट एनिमल्स के अंदर या डिफरेंट प्लांट्स के अंदर आपको कॉमन कैरेक्टर नजर आते हैं, ये किस चीज को इंडिकेट करते हैं? ये इंडिकेट करते हैं इनका कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्टर था। जैसे आप फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं तो उससे एंसेस्टर को देखते हैं या हिस्ट्री को रीलोकेट करते हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से। और दूसरी चीज, ना सिर्फ इनके पास कॉमन फीचर्स होते हैं, एक्सटर्नल कॉमन फीचर्स होते हैं, यानी मॉर्फोलॉजिकल रिजेम्बलेंस होती है, बल्कि इनका जो ऑर्गन पैटर्न होता है वो भी सिमिलर होता है। आपने ये पॉइंट खास तौर से ध्यान में रखना है, सिमिलर पैटर्न ऑफ ऑर्गन। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं, ये जो हम ग्रुप कर रहे हैं, एक जैसा ग्रुप बना रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं क्या है? कॉमन एंसेस्टर है। अब हम ज्यादा दूर नहीं जाते, हम चले जाते हैं कॉर्डेट्स के ऊपर। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कॉर्डेट्स, जितने भी कॉर्डेट्स हैं, चाहे वो बज़ाहिर एक दूसरे से मिलते हों या नहीं मिलते हों, कहीं ना कहीं लाइफ की किसी स्टेज के ऊपर उनमें 4 बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर होने चाहिए। अच्छा, मैंने यहाँ लिखे हैं सिर्फ 3, क्योंकि 4 लिखती तो बच्चे यहाँ पर मुझसे एनिमीलिया का क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते, ठीक है। वैसे होते हैं 4, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट्स एंड पोस्ट एनल टेल।
अच्छा, पोस्ट एनल टेल हर किसी के अंदर हर वक्त मौजूद नहीं रहती। लाइफ की किसी भी स्टेज के ऊपर अगर ये बने तो हम कहेंगे कॉमन कैरेक्टर है। तो कॉर्डेट के अंदर बेसिकली 4 कॉमन कैरेक्टर होते हैं लाइफ की किसी भी स्टेज के ऊपर। उनमें से 3 को हम स्टडी कर लेते हैं, जिस बेसिस के ऊपर हमने सारे एनिमल को कॉर्डेटा के अंदर, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर क्या करा, क्लासिफाई करा। ठीक है, टेक्सोनोमी करी उसकी। तो बेटा यहाँ देखिएगा नोटोकॉर्ड, नर्वकॉर्ड एंड गिल स्लिट्स। अच्छा, गिल स्लिट्स क्या होते हैं? जो फेरिंग्स वाला रीजन होता है, एम्ब्रियो का जो फेरिंग्स वाला रीजन होता है उसमें सुराख होते हैं, उसमें परफोरेशन होती है। और जैसे जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, फॉर एग्जांपल हम मैमल्स की बात करें, तो फिर ये परफोरेशन भी सीज हो जाती है, ये भी क्लोज हो जाती है। और लास्ट में होती है पोस्ट एनल टेल। ह्यूमन बेबी भी जब फॉर्म होता है, गौर से सुनिएगा, ह्यूमन बेबी भी जब फॉर्म होता है तो स्टार्टिंग पीरियड में उसमें भी टेल फॉर्मेशन होती है। जैसे जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, जैसे जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीशन की तरफ आती जाती है, तो टेल डिसइंटीग्रेट हो जाती है, टेल डीजेनरेट हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ह्यूमन में भी किसी स्टेज के ऊपर टेल की फॉर्मेशन होती है। ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? ये जो हमने क्लासिफिकेशन करी है कॉमन फीचर्स की बेसिस के ऊपर करी है, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज के ऊपर करी है, और ये इंडिकेट करता है वन कॉमन एंसेस्टर। अब ये बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ बेटा, इसमें आपने याद क्या रखना है, चाहे क्लासिफिकेशन करके पूछें, चाहे टेक्सोनोमी के रेफरेंस से पूछें, चाहे मॉर्फोलॉजिकली पूछें, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी के अकॉर्डिंग पूछें, इन 3 के अकॉर्डिंग अगर पूछेंगे तो यही वाली एग्जाम्पल आपने जहन में रखनी है। ठीक है, अगर चाहें तो फर्दर स्क्रीनशॉट कैप्चर करना हो, इनलार्ज हुई हुई है तो आप कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड शो करते हैं आपको। नेक्स्ट स्लाइड। आगे और ज्यादा गर्मी होने वाली है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है बेटा एविडेंसेस फ्रॉम होमोलॉगी। ठीक है, एविडेंसेस फ्रॉम होमोलॉगी, और होमोलॉगी में आप पढ़ते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। अब बेटा यहाँ देख लीजिएगा, पहले इसको समझ लें, फिर मैं बोर्ड के ऊपर कुछ चीजें बताती हूँ, आपको ट्रिक बताती हूँ इसकी। वैसे तो रट्टा सबका अच्छा होगा बेटा, होमोलॉगी के अंदर हम पढ़ते हैं होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस, होमोलॉगी की बात नहीं करी, ठीक है। होमोलोगस का मतलब होता है होमो मीन सेम एंड लोगस मीन्स ओरिजिन। तो ऐसे ऑर्गन जिनका सेम ओरिजिन हो, ऐसे ऑर्गन जिनका सेम ओरिजिन हो या सेम इंटरनल स्ट्रक्चर हो, वो कहलाते हैं होमोलोगस ऑर्गन। अब इंटरनल स्ट्रक्चर बेटा कैसे पता चलेगा? यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो जब आप करेंगे उसकी एनाटमी, ये ब्रांच भी आपने पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर बायो के अंदर, अप कटिंग याद है, एनाटमी अप कटिंग। अप कटिंग करके जब आप उसका इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो उसको आप कहते हैं कंपैरिजन, कंपैरेटिव एनाटमी। तो चाहे आपसे पूछा जाए होमोलॉगी के रेफरेंस से, चाहे आपसे पूछा जाए कंपैरेटिव एनाटमी के रेफरेंस से, यही वाले एग्जांपल्स आएंगी। अब पहले हम डायग्राम को समझते हैं, फिर मैं बोर्ड पर कुछ चीजें आपको बताती हूँ। ठीक है, यहाँ देखिएगा बेटा, ये डायग्राम आपको दिख रही होगी। मैं ऐसे आपको अभी ऑस्टियोलॉजी नहीं बता रही, मैं आपको क्या बता रही हूँ, ओरिजिन सेम है। ऐसे ऑर्गन जिनका ओरिजिन या अंदर का ढांचा बिल्कुल सेम हो। फॉर एग्जाम्पल ये आपको दिख रहा है ह्यूमन का फोर लिम्ब, ये आपको दिख रहा है डॉल्फिन का। चाहे डॉल्फिन ले लें चाहे वेल ले लें, बात एक ही है। ठीक है, तो इन सब में देखें आपको सिंगल ह्यूमरस मिलेगा,
इसके बाद फिर आपको रेडियोल्ना मिलेगा, फिर आपको कार्पल्स मिलेंगे, मेटाकार्पल्स मिलेंगे और फाइनली लास्ट में आपको मिलेंगे फेलेंजेस। सबके अंदर ये डॉल्फिन के फोर लिम्ब में देखें यहाँ पर भी ह्यूमरस है, रेडियोल्ना है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस। उसके बाद देखिएगा टर्टल, टर्टल में भी आपको क्या दिखेगा, टर्टल में भी ह्यूमरस, रेडियोल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस। इसी तरह से बर्ड्स, बर्ड्स क्योंकि फॉरेन पहले बने थे, या आप कह लीजिए बर्ड्स के फॉरेन बाद बने थे मैमल्स, तो कहीं ना कहीं इनमें इंटरनल स्केलेटन सेम होता है, सिमिलर पैटर्न के ऊपर होता है। बर्ड में भी, बैट में भी आपको सेम पैटर्न मिलेगा, ह्यूमरस, रेडियोल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस। सिर्फ और सिर्फ हॉर्स के अंदर देखिएगा, हॉर्स के अंदर कुछ बोन्स जो हैं वो रिड्यूस्ड हो गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी बोन्स रिड्यूस हो गई हैं, स्प्लिंट बोन्स जो हैं ये यहाँ पर रिड्यूस हो गई हैं। ठीक है, क्यों रिड्यूस हो जाती हैं, क्योंकि हॉर्स को चाहिए होता है यहाँ पर सिंगल बोन, और सिंगल बोन क्यों चाहिए होती है, क्योंकि इसने करनी होती है फास्ट रनिंग, इसने करनी होती है फास्ट रनिंग। ठीक है, तो फास्ट रनिंग के लिए बाकी डिफरेंट मेटाकार्पल्स हैं और फेलेंजेस हैं। तो ये कैसे हो गए, सिमिलर इन इंटरनल स्ट्रक्चर। ये जो सिमिलर इन इंटरनल स्ट्रक्चर है इसको आप क्या कहते हैं, होमोलोग